नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के इतिहास विषय के बारे में। जो आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री की नहीं, इतिहास विषय से संबंधित है ये। जो आपका सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है, उसमें आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, एनसीईआरटी की किताबों में से क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, राजस्थान बोर्ड की क्या अहमियत रहने वाली है, मैं इसके संबंध में क्या करवा रहा हूँ, वो सब बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और चूंकि मैं पहले भी ऐसे वीडियो बना चुका हूँ, उसके अनुरूप बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं किताबों को, क्योंकि इतिहास से संबंधित चैनल रहा है तो विद्यार्थी लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो किताबें पढ़ ही रहे हैं। लेकिन एक बार अभी क्योंकि वैकेंसी आई है तो विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि उनकी रणनीति ठीक है या उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, सारी बातें होंगी। आप थोड़ा 10 मिनट धैर्य बनाए रखें। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं। मैंने आपको 2 किताबें रिकमेंड की थी, या तो आपके पास पप्पू सिंह प्रजापति की किताब है या आपके पास केसी श्रीवास्तव वाली है। पप्पू सिंह प्रजापति की किताब किसी से भी आप पूछ लीजिए, भारत में नेट जेआरएफ, सेट का एग्जाम, पीजीटी का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, इस तरह के सभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न इनकी किताब से आते हैं, क्योंकि इनकी किताब में सबसे ज़्यादा फैक्ट्स हैं। अब सबसे ज़्यादा फैक्ट्स हैं तो उसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कतें भी आती हैं। केसी श्रीवास्तव की पुस्तक से तुलनात्मक रूप से कुछ प्रश्न कम आते हैं, लेकिन इनकी किताब पढ़ने में आसान है, क्योंकि इसमें फैक्ट कम है और थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको वो ध्यान में आ जाती है। लेकिन फिर भी मैंने पप्पू सिंह प्रजापति की किताब रिकमेंड की थी विद्यार्थियों को, क्योंकि जब मैंने रिकमेंड किया था उस समय काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था एग्जाम का, क्योंकि आज से मैंने 2-3 महीने पहले और उससे पहले 6 महीने पहले रिकमेंड की थी, तो टाइम था बड़ी किताबें पढ़ने का। अभी जो किताब विद्यार्थी इन किताबों के साथ, जो इनमें से कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो वो घबराएं नहीं, दोनों ही किताबें आपके लिए ठीक हैं। कई विद्यार्थी एस.के. पांडे भी पढ़ रहे हैं, हालांकि इसमें थोड़ा मैटर कम है। और इतना मैं जरूर कहूँगा कि एस.के. पांडे की किताब पढ़ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक हैं वो थोड़ा सा आप एडवांस पढ़ने की कोशिश करना, है ना। 12th तक के में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, थोड़ा सा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं वो उसके अनुरूप आप अपने स्तर को बढ़ाएं, उन टॉपिक्स के अनुसार। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये प्राचीन काल की बात हो गई। पप्पू सिंह प्रजापति की किताब भी यदि अब कोई पढ़ रहा है तो थोड़ा सा सावधानी से पढ़े, यानी आपको क्या छोड़ना है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग लेखक ने खुद भी निशान लगा के दिए थे कि फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, मैंने भी वो शेयर किया था, तो वो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से केसी श्रीवास्तव पढ़ रहे हैं तो आप सिलेबस के अनुरूप पढ़ें, और किसी भी टॉपिक में आप ये ध्यान रखें कि कितनी गहराई तक जाना है वो डिपेंड करता है कि वो आपके सिलेबस के किस सेक्शन में दिया गया है। जो डिटेल सिलेबस पहले का तो पढ़ाई है, नया भी आएगा तो लगभग वही आएगा, तो उसके अनुरूप आप पढ़ाई करें। तो ये मैं अलग छोड़ देता हूँ, प्राचीन भारत की बात हो गई। अब बात आती है मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले मैं, वैसे तो मेरे पास पीछे 50 किताबें पढ़ी हैं मध्यकालीन की, लेकिन मैं 4 किताबों के बारे में बात करता हूँ। वी.डी. महाजन, सौरभ चौबे, एल.पी. शर्मा और एस.के. पांडे। इन 4 में से कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपकी लगभग सही तैयारी इन किताबों से हो जाएगी। चारों ही किताबें ये अच्छी आती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊं, जैसे एल.पी. शर्मा, इसमें थोड़े से कम फैक्ट है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज वगैरह है पढ़ने का एकदम मज़ा आता है, अच्छे तरीके से याद जल्दी होती है। सौरभ चौबे, इसमें थोड़े से फैक्ट ज़्यादा हैं। पतली सी किताब कोई बहुत बड़ी नहीं है इसमें भी, हालांकि इन सभी किताबों की हम बात करेंगे तो कुछ गलतियां आपको इन किताबों में मिल जाती हैं। देखिए, आपका इतिहास का पेपर आता है, उसमें भी 100 प्रश्नों में 5 पर आपत्ति आ जाती हैं, तो आप मान के चलिए कि किताबें एकदम मतलब गलतियों से प्रूफ नहीं होती। ऐसे ही कोई प्रश्न बैंक भी गलतियों से प्रूफ नहीं होती, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो इन 4 किताबों में से आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एल.पी. शर्मा, एस.के. पांडे, ये वी.डी. महाजन, ये याद करने में आसान है बिल्कुल। सौरभ चौबे पढ़ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। एल.पी. शर्मा आप पढ़ रहे हैं तो मेरी आपको राय रहेगी कि जैसे आर्य कॉम्पिटिशन टाइम है उसमें से आप इसके टॉपिक्स जरूर देख लें, कुछ फैक्ट्स आपको थोड़े से एक्स्ट्रा याद कर लेने चाहिए। नहीं तो आप सौरभ चौबे वाली किताब पढ़ लो, एस.के. पांडे पढ़ रहे हो तो भी कोई, मतलब इन 4 में से तो कोई विशेष अंतर नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। फिर इसमें बात आती है और किताबों की, जैसे आप एडवांस लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो पप्पू सिंह प्रजापति की दोनों किताबें आती हैं। जैसे मुगलकालीन भारत अभी आई है, तराइन से पानीपत पहले से आती रही है। ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि नए सिरे से यदि आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो 5 महीने के अंदर ऐसी किताबें, साथ में प्राचीन उनकी और आधुनिक अरविंद भास्कर, इस प्रकार की सारी किताबें आप अब याद नहीं कर सकते, याद होंगी नहीं, पढ़ लोगे भूल जाओगे, आपके लिए वो सही रणनीति नहीं होगी। इन किताबों को आप लेना चाहते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि इनकी किताब से
ऐसे मध्यकाल में 2 किताबें बड़ी हो जाती हैं, प्राचीन तो फिर भी ठीक है, 2 बड़ी किताबें हैं, तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स इन किताब से देख सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरी की पूरी ये 2 किताब मेरी समझ में याद नहीं होती। कई विद्यार्थी जिनकी IQ ज़्यादा होती है वो विद्यार्थी याद कर भी लेते हैं, होते होंगे ऐसे विद्यार्थी, तो वो कर सकते हैं याद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि इसी साल में यदि अगले 5-6 महीने में परीक्षा होती है तो इतनी सारी किताबें नए सिरे से शुरू करके कोई याद कर सकता है, मुझे ऐसा संभव लगता नहीं है। तो इनकी किताब से आप पढ़ें तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मुगलकालीन, ये जो जैसे सल्तनत कालीन हो, चाहे मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, कला वगैरह है, ये इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं प्रशासनिक में से, वो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। अच्छा, अब बात आती है, अब कई विद्यार्थी ऐसे भी नेगेटिव कमेंट करने भी वाले भी आते हैं, कई विद्यार्थी भी नहीं होते, कई लेखक भी होते हैं जिनकी किताबों को मैं रिकमेंड नहीं करता, वो भी फर्जी ID बना के कमेंट करते हैं। तो उनके कमेंट्स पे आप मत जाया कीजिए, मुझे भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भले वो कुछ भी बोलते रहे। मैं चैनल विद्यार्थियों के लिए चलाता हूँ, उसी के अनुरूप हम बात करेंगे। अब मैं यहाँ 50 लेखकों की किताब को मैं कैसे कह दूँ कि सबकी बढ़िया है। आधुनिक की बात आती है, देखिए आधुनिक में ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं परीक्षावाणी की किताब में गलतियां तो हैं, मुझे भी पता है, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन मौजूद नहीं है। इससे अच्छा ऑप्शन अरविंद भास्कर का है। अरविंद भास्कर की किताब में 2 पार्ट में आती है। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा फैक्ट यदि किसी किताब में है, सबसे कम गलतियां यदि किसी किताब में है, तो वो अरविंद भास्कर की किताबों में है। बहुत ही बेहतर तरीके से पूरी जानकारी के साथ वो किताबों को लिखने का प्रयास करते हैं, काफ़ी शोध करते हैं। वैसे इस प्रकार के भी वो राइटर नहीं है बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट वाले, इधर उधर अभिलेखागारों में वगैरह में भी जाते रहते हैं और प्रमाणिक किताबें भी पढ़ते हैं। इनकी किताबें अच्छी हैं, तो आप इनमें से टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। यदि ये 2 किताब आप पढ़ सकते हैं तो आपको आधुनिक में कोई सोचने की आवश्यकता है भी नहीं। लेकिन इस किताब में थोड़े फैक्ट ज़्यादा हैं, आप थोड़ा संभल कर पढ़ना, है ना। एकदम ही लाइन टू लाइन याद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो भूल जाओगे। और नहीं तो एक परीक्षावाणी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी यदि आप पढ़ रहे हो तो जैसे कोई विद्यार्थी स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है या सोनाली बंसल वाली किताब पढ़ रहा है, ये हिंदी में भी आ गई अभी, तो भी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी अच्छी किताबें आती हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर आप रिकमेंड वो करे हो, इसको क्यों बता रहे हो, क्योंकि कई विद्यार्थियों के पास ये किताबें हैं। अब मैं वीडियो ऐसा नहीं बनाना चाहता कि वो अभी भागकर दुकान पर जाए और अपनी किताब चेंज कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो किताब के साथ फैमिलियर हैं, उसका पन्ना पन्ना आपको याद हो रहा है, फिर आपको क्यों घबराने की आवश्यकता है। कोई एक लेखक ही ऐसा थोड़ी होता है कि जिसकी किताब पढ़ने से आप मतलब सब कुछ ही कवर कर जाएंगे और दूसरे लेखक की किताब में कुछ नहीं होता, ऐसा भी नहीं। इसके अलावा भी कोई किताब हो, आप उससे संतुष्ट हो तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, चाहे मैं कहूं कोई और कहूं, उसके हिसाब से आप चलें। अपने अंदर की बात भी आपको सोचनी चाहिए। मैं सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूं, मैं जो कहूं वो अंतिम सत्य नहीं होता। इसके अलावा देखो, आपको बोलने को, आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते हैं तो कई अध्यापक वगैरह वो दूसरे एग्जाम्स के लिए बताते हैं, तो ये प्लासी टू पार्टीशन और ये जो सुमित सरकार वाली इस प्रकार की किताबें आती हैं, इसमें मैं कहूँगा कि कम से कम फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अभी समय नहीं है कि आप इस प्रकार की किताबों को पढ़ें। अब अभी मैंने जितने भी किताबें दिखाई उनमें से मेरी दोनों फेवरेट किताबें हैं, उन सबसे अच्छी मुझे ये लगती है। लेकिन मैं इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रिकमेंड नहीं कर सकता। इसमें से प्रश्न भी आएंगे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है और आप बार बार अलग अलग किताबें बदल नहीं सकते। तो मैं जो नोट्स बना रहा हूँ, जिसका अपनी एप्लीकेशन पर चल भी रहा है, उसमें मैं इनसे फैक्ट वगैरह शामिल कर दूंगा NCERT में ऐड करते हुए, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी यदि वो पढ़ते हैं तो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप मेरा वो नोट्स पढ़ो ही, वो जरूरी नहीं है। आप किताबों से संतुष्ट हैं, आपके खुद के नोट्स बना रहे हैं, तो आपको मेरे या किसी और अध्यापक के नोट्स की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़े फिर, है ना। बढ़िया तरीके से आप विद्यार्थी खुद तैयारी करता है, उसका कोई विकल्प नहीं होता। विश्व इतिहास में देखिए, वन शॉट सॉल्यूशन में बोलूंगा तो अरविंद भास्कर की किताब है, क्योंकि आपके जैसे एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक हो, जो सभ्यताओं वगैरह वाले, जो मॉडर्न के हों, सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं होती कि भाई कौन सा टॉपिक हम दूसरी किताब से पढ़ें, आपको किसी दूसरी किताब की ओर जाने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, कुछ विद्यार्थी अल्टरनेटिव पूछते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किताब अच्छी है या बुरी, इससे मतलब नहीं होता। कई विद्यार्थियों को मतलब मन में ही जज जाता है कि सर ये मेरे समझ में नहीं आती। कई ऐसी किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं, 90% विद्यार्थियों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन 10, क्योंकि मैं तो हजारों विद्यार्थियों से बात करता हूं, तो 10% विद्यार्थी मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि सर प्लीज़ आप मेरे को, अच्छी किताब है लेकिन मेरे को आप दूसरा ऑप्शन बता दो, है ना। तो यदि आप थोड़ा सा आसान भाषा में पढ़ना चाहें तो आप आधुनिक विश्व इतिहास जैन एंड माथुर, ये तो भारत की सबसे प्रचलित किताब है। कितने बड़े लोग IAS IPS बन गए इनकी किताबों को पढ़ते हुए। तो जैन एंड माथुर की आप किताब पढ़ें, लेकिन आपको प्राचीन विश्व इतिहास के जो टॉपिक्स हैं, वो कुछ टॉपिक्स यदि इस बार भी सिलेबस में वही रहेंगे, कोई विशेष अंतर मुझे तो नहीं लगता कि विस्तृत सिलेबस आएगा तो उसमें कोई अंतर आएगा, तो उसके लिए फिर आपको अलग किताब पढ़नी पड़ेगी। अलग किताब का मतलब जैसे कि आपको
ये जो श्री राम गोयल से प्राचीन सभ्यताएं वगैरह पढ़नी पड़ सकती हैं, या ये जो इस प्रकार की एस.एल. नागौरी वाली किताबें हैं, तो ऐसे अलग अलग किताबें तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप, मेरे कहने का मतलब है कि अरविंद भास्कर की किताब से पढ़ लेना। जैन माथुर, यदि आपको अरविंद भास्कर कठिन लगती है तो आप एक बार समझने के लिहाज से जैन माथुर से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और बातें, यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ हो गई किताबों की, मैं एक बार इनको हटा लेता हूँ। अब बात आती है प्रश्न बैंक की। अच्छा, कुछ विद्यार्थी अब ये सोचेंगे कि बीच में किस किस नोट्स की बात कर रहे हैं, वो मैं बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। किसी को सुनना हो तो रुक जाना, नहीं सुनना हो तो मत रुकना। मैं ना बार बार बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। देखिए, अभी तक प्रश्न बैंक की बात करें तो ये प्रश्न बैंक ठीक है। अब विद्यार्थियों के कमेंट नीचे जब भी मैं रिव्यू करता हूँ प्रश्न बैंकों के, सर इसमें फलानी जगह पर वो प्रश्न गलत है, ऐसा कोई भी प्रश्न बैंक कोई भी आदमी नहीं लिख सकता जिसमें गलतियां नहीं हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे यूपी पीजीटी का एग्जाम से प्रश्न उठाएंगे तो वहां पर 5-7 प्रश्नों पर आपत्ति लगी। राजस्थान विश्व ये जो पीजीटी का एग्जाम होगा फर्स्ट ग्रेड का, उसमें भी प्रश्नों पर आपत्तियां लगती है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगती है, नेट में भी आपत्तियां लगती हैं। तो कई प्रश्न होते ही ऐसे विवादित हैं या कई प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी रह जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि अभी तक जो ऑप्शन है उसमें ये बढ़िया है। नहीं तो पप्पू सिंह प्रजापत का, अरविंद भास्कर का और एक और लेखक है कुलदीप फेनिन, उनके शायद अलग अलग, मेरे को पता नहीं चल रहा कि वो अलग अलग निकाल रहे हैं तीनों काल के लिए या एक ही निकाल रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि जून के अंत तक या जुलाई के शुरुआत तक वो निकाल लेंगे, और वो सारे ही मतलब अच्छे तरीके से मेहनत करके किताबें लिखने वाले लोग हैं। तो उम्मीद है, मैं ये कोई गारंटी नहीं लेता उनकी तरफ से कि उनका अच्छा ही आएगा, लेकिन मुझे भी उम्मीद है कि उनका जो प्रश्न बैंक है वो औरों से बेहतर हो सकता है। आप उसका इंतजार करना चाहें 2 महीने तो उसका इंतजार कर सकते हैं। तो ये होगी प्रश्न बैंकों की बात। अब बात आती है, जैसे आप कहेंगे आर्या कॉम्पिटिशन टाइम वगैरह का नाम नहीं लिया। अब एक जो प्रश्न मुझे बार बार परेशान करता है और मैं सोचता हूं कि उसका जवाब मैं कैसे दूं। विद्यार्थी ये कहते हैं कि जब मैं आर्या कॉम्पिटिशन अकेली पढ़ दूं तो क्या हो जाएगा। देखिए, इस किताब में से बहुत से प्रश्न आते हैं, इस किताब में से भी बहुत से प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको ये कोई लिख कर नहीं दे सकता कि इस किताब से उतने प्रश्न आ ही जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं आते। दूसरी बात, यदि आपने तीनों कालखंडों की ठीक से किताबें नहीं पढ़ी हैं तो आपको इन किताबों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। वो फैक्ट आपके दिमाग में पचेंगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। बाकी कई विद्यार्थियों ने 4-4, 5-5 बार आर्य इतिहास को निकाल रखा, तो ये मानिए कि उस आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, स्कूल की किताबों का थोड़ा सा मैटर आपको इकट्ठा रखना है, आपका सिलेक्शन लगभग हो जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी भी टाइम है तीनों कालों के लिए, थोड़ा आप कम से कम आप जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं वो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। किताबें ये अच्छी हैं। ये नीरज पांडे वाली किताब है, ये भी अच्छी है। इसका मैंने सुना है कि नया एडिशन आने वाला है, हालांकि वो आने वाला था पिछले 30 को, इस 30 को अभी तक तो आया नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता इनका एडिशन कब आएगा, लेकिन इनकी किताब भी अच्छी आती है। नया एडिशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों ही किताबें आप रिवीजन वगैरह के लिए अच्छे तरीके से इसको बेस भी बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये किताब होगी तीनों कालखंडों के लिए। अब बात आती है स्कूल की किताबों की, तो मैं वो स्कूल की किताबें ले लेता हूं। देखिए, स्कूल की किताबों के बारे में बात ऐसी है कि जैसे एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है परीक्षा के लायक, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो एक तो 3 किताबें तो ये 6ठी, 7वीं, 8वीं की आती हैं भारत के इतिहास की। ये 6ठी की, 8वीं की, 7वीं की मध्यकालीन अभी मेरे नीचे पड़ी हुई, क्योंकि मैंने 6ठी के नोट्स बना दिए, इसमें से बना रहा हूँ। तो ये 6ठी में प्राचीन भारत का इतिहास है, 7वीं में मध्यकालीन भारत का इतिहास है, 8वीं में ये जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। ऐसे ही 3 किताबें 12वीं की हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, 2, 3। इसी प्रकार से वो 2 हैं वो हमारे अतीत हैं, हमारा अतीत 1, हमारे अतीत 1, 2 और 3 किताबें। अब आप इनको कई बार आप सोचते हो कि कौन सी किताबें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान में किताबें आई हुई हैं उनमें इनका जो कवर पेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एनसीईआरटी वाली जो केंद्र के स्कूलों में चलती है, सीबीएसई वाले स्कूलों में चलती है, उनका कवर अलग है, बाकी इनके अंदर का मैटर सेम है, वो कोई अंतर वाली बात नहीं है। तो ये भारत के इतिहास की 6 किताबें चलती हैं। अब मैं बता देता हूं कि मैं जो नोट्स बना रहा था, जैसे मैंने प्राचीन के बना के हमारी एप्लीकेशन पे डाल भी दिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी इच्छा है आप उनको देखिए, आपको ठीक लगते हैं तो नहीं। उन नोट्स को पढ़ने से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो नोट्स पूरे फर्स्ट ग्रेड के पूरे सिलेबस के लिए बना रहा हूँ। अभी मैं राजस्थान के इतिहास की किताबों की भी, विश्व इतिहास की भी बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरे, मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 किताबों, तो ये राजस्थान के बोर्ड वाली किताबें, ये पहले 12वीं में चलती थी, ये जो 10वीं में चलती थी, ये इस प्रकार की किताबें, इस प्रकार की 9-10 किताबें आप साइड में कर दो। इतनी तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो नोट्स पढ़ने के बाद में
CBSE ये जो NCERT वाली कोई भी किताब है, राजस्थान बोर्ड वाली पहली वाली कोई भी किताब है, उनमें से आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी सार संग्रह पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इन किताबों में जितना जरूरी मैटर है उससे दुगना उस नोट्स में ही आपको मिल जाएगा। और वो नोट्स ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा पुलिंदा बना रहा हूं मैं, जरूरी बातें हैं और उसमें आपको NCERT, RBSE कोई सार संग्रह कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भारत के इतिहास में स्कूल की किताबों का आपको कोई भी मैटर अलग से आपके नहीं बचेगा। एक बात। दूसरी बात आ जाती है कि विश्व इतिहास के लिए अभी जो सीरीज चला रहा हूं उसमें विश्व इतिहास नहीं है उन नोट्स में। वो नोट्स है और हर पार्ट के बाद में टेस्ट है। कोई पार्ट तो छोटा है देखिए और उसमें कम ही मैटर है तो उसमें 20 प्रश्न भी बन जाते हैं, कोई बड़ा भी है तो उसमें 50 भी बन जाते हैं, 70 भी बन जाते हैं। तो उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ मैं। 1000 से ज़्यादा प्रश्न निश्चित रूप से उसमें हो जाएंगे। भारत का इतिहास जो है उसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं और 12वीं टोटल 6 किताबों के नोट्स भी ऐसा नहीं है कि किताब में से उठाया और मैंने उसमें लिख दिया। जैसे अभी आपने देखा भी होगा, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं, कि जैसे जिसमें मौर्य काल वाली बात थी तो उसमें अशोक के अभिलेख वगैरह वो इतना मैटर है कि वो जो किताब में दिया गया वो तो 1.5 पन्ने में खत्म हो जाता है, उससे तो कोई काम चलने वाला नहीं। NCERT में फैक्ट कम होते हैं तो उससे तो काम हमारा चलने वाला नहीं। तो वो मेरे को बनाना पड़ा, फिर वो जाके 29 पेज के बने, इलाज नहीं है। अब वो 29 पेज आप किताब के 29 पेज मत समझो, किताब के आप मान लो 10 पेज। आप जो किताबें पढ़ रहे हैं पप्पू सिंह प्रजापति या केसी श्रीवास्तव, उनके तो 10 ही पेज बनते हैं वो, लेकिन नोट्स में मैं लिखता हूँ, थोड़े बड़े अक्षर लिखता हूँ तो वो 29-30 पेज हो गए। तो NCERT में 2 पेज दिया हो लेकिन मैं 29 तक भी ले जा सकता हूँ। NCERT में 2 पेज है तो मैं 4 भी ले जा सकता हूँ। वो उस जरूरत के हिसाब से है कि एग्जाम में उस पॉइंट की कितनी जरूरत है, कितना उसको बढ़ाया जा सकता है। तो वो आपको जो कोर्स मिलेगा वो नोट्स मिलेंगे, आप उसकी PDF डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आपको टेस्ट मिलेंगे प्रत्येक पार्ट के, भारत के इतिहास के, जो NCERT की जो 6 की 6 किताबें हैं। विश्व इतिहास का लिए अभी मैंने कुछ शुरू नहीं किया है, लेकिन विश्व इतिहास की तो मैंने जब 2-4 वीडियो बनाए थे तो विद्यार्थियों ने कहा था कि विश्व इतिहास आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, लेकिन क्या है कि टाइम नहीं मिल रहा अभी पढ़ाने के लिए। तो इनकी NCERT की जो तीनों किताबें हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं वाली, इनमें से जो भी हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस का होगा उसके मैं नोट्स का एक अलग से कोर्स बना दूंगा। कोई ज़्यादा नहीं, 100-200 रुपये का आएगा, घबराओ मत, मैं कोई हज़ारों की बात नहीं कर रहा। 100-200 रुपये का उसका नोट्स भी दे दूंगा और उसके प्रश्न बैंक भी बना दूंगा। लेकिन वो काम जुलाई से पहले नहीं हो पाएगा। जुलाई तक तो भारत का इतिहास ही खत्म होगा, उसके बाद में मैं सोचूंगा। तो आप उतना वेट कर सकते हैं तो करें, और नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये सारी किताबें आप खुद पढ़ सकते हैं। आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप मेरे या किसी दूसरे टीचर से आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। खुद पे भरोसा है तो आप खुद पे काम कीजिए। तो ये सारी स्कूलों वाली किताबों की बात हो गई। आप कहीं से नोट्स वगैरह आपके पास नहीं है, आप खुद चाहते हैं, कई विद्यार्थी खुद पसंद करते हैं नोट्स बनाना, तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, आप सिलेबस के अनुसार थोड़ा सा आपको छांटना पड़ेगा कि 6ठी, 7वीं, 8वीं में। देखो कई विद्यार्थी सोचते हैं कि 6ठी, 7वीं की नहीं, 11वीं, 12वीं, जो 12वीं वाली किताब 3 वो पढ़ लेंगे। वैदिक सभ्यता 12वीं की किताब में है ही नहीं, वो आपको थोड़ी बहुत मिलेगी तो 6ठी की किताब में मिलेगी। ऐसे ही प्राचीन के कितने ही टॉपिक में बता सकता हूं। जैसे 12वीं की किताब में चैप्टर कितने हैं, प्राचीन की बात कर रहा हूं, 4 चैप्टर। पहले में हड़प्पा सभ्यता, दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, उसमें आपको थोड़ा सा विवरण अशोक का मिलता है, थोड़ा सा विवरण आपको समुद्रगुप्त का मिलता है, थोड़ा सा आपको कुषाण वंश का, ऐसा थोड़ा सा उस कालखंड के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की थोड़ी बातें। तीसरा पार्ट है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। उस पार्ट के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई विशेष मैटर नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था है, थोड़ा बहुत है महाभारत रामायण का पोर्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बात करें 2-3 उसमें जैसे मैंने नोट्स बनाए तो 6ठी के पार्ट के 30 पेज के भी बन जाते हैं कई बार नोट्स, लेकिन 12वीं के पार्ट के कई बार 5 पेज के में भी खत्म हो जाते हैं, 2 पेज में भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पार्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ। फिर जैसे चौथा पार्ट है उसके अंदर, उसमें आपको बौद्ध धर्म के बारे में, विशेष तौर से स्तूपों के बारे में, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में थोड़ा विवरण जैन का भी दिया गया है, और या फिर जो मूर्ति कला वगैरह है उसके बारे में बात की गई है। लेकिन जब मैंने उसको बनाया था तो एक 6ठी वाला जो चैप्टर है बौद्ध और जैन धर्म का, उसमें सारी बातें शामिल कर दी, शिक्षाओं वाली बात मैंने 12वीं वाले चैप्टर में शामिल कर दी। तो इस प्रकार से बात करते हैं। तो कई विद्यार्थी सोचते हैं कि गुरुजी तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात करते हैं, तो देखिए मेरे पास समय है और मैंने इस हिसाब से अपनी किताबों को पढ़ने के और उसके आधार पर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊँ, मैं अभी संगम काल के बारे में कुछ लिख रहा था कुछ नोट्स वगैरह में, तो संगम काल के बारे में आप सोचते हैं कि मैंने ये किताब दिखाई, मैं इन किताब से कॉपी करता हूँ। मैं इन किताबों को देखता जरूर हूँ, लेकिन सब कुछ इनसे कॉपी नहीं करता, मैं हर चीज़ चेक करता हूँ। जैसे मैंने अभी मैं चोल वंश के बारे में और थोड़ा सा संगम साहित्य के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने तमिलनाडु के इतिहास की किताबें निकाली। ये जो मेरे पीछे जो दिख रहा है ना ऊपर तक है अलमीरा, इसमें हर तरह की इतिहास की किताबें हैं। तो तमिलनाडु की इतिहास की किताब के 2 पार्ट आते हैं, तो चोल वगैरह पढ़ता हूँ मैं, संगम साहित्य पढ़ता हूँ, जो साउथ की ओर जाता हूँ, साउथ इंडिया की अलग से भी किताबें हैं, तो उनको देखने की कोशिश करता हूँ।
तो आपको साधारण लग सकती है नोट्स वाली बातें, लेकिन आप जब उस जो विद्यार्थी पढ़ेंगे, कल ही एक जो टीचर हैं चित्तौड़गढ़ के, उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि सर वो नोट्स वगैरह आप प्रिंट में उपलब्ध करवा दो। तो मैंने कहा PDF दे दूंगा, आप प्रिंट करवा लेना, चैनल के ऊपर आपको जो वेबसाइट हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि सर उनको पढ़ने के बाद में, मेरे पास किताबें बहुत हैं, मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन उनको पढ़ने के बाद में ऐसी समझ बन रही है कि मतलब वो टॉपिक पूरा ही किसी किताब से भी पढ़ें तो याद करने में बहुत आसानी होती है। तो ये हमारी कुछ बातें हैं, और किताबों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आप अपने हिसाब से इनमें से जो भी किताबें हैं आपको हैं तो तैयारी कीजिए, नहीं अपनी किताबें सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इस परीक्षा के दौरान, जब तक ये परीक्षा होती है, मैं आपकी सहायता करता रहूंगा। हमारी एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है। आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।